आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर की पोएम ब्लड के बारे में। वैसे मैं ऑलरेडी बाकी जो भी पोएम्स हैं हमारी बुक की उनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ये एक पोएम जो बाकी रह गई थी, आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम है ब्लड, इसको लिखा गया है कमला दास के द्वारा। और सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पोएट हैं कमला दास, इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में से रही हैं और इन्होंने मलयालम में काफ़ी कुछ लिखा है। ये एक्चुअली केरला से बिलोंग करती थी। शी वॉज बॉर्न इन पुन्नायरकलम केरला, और उस ज़माने में केरला को मालाबार कहा जाता था, तो अक्सर हमें इनकी राइटिंग्स में मालाबार वर्ड मिलता है जो बेसिकली केरला को ही डिनोट करता है। इन्होंने मलयालम में काफ़ी कुछ लिखा है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी राइटिंग्स में अक्सर हमें एक थीम मिलती है और वो है फेमिनिज्म, यानी कि वो विमेनहुड को लेकर, अस्तित्व को लेकर इन्होंने अपनी पोएम में, अपनी राइटिंग्स में काफ़ी कुछ लिखा है। तो फेमिनिज्म एक कॉमन थीम है जो हमें मिलती है। इसके अलावा इनको कई प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स यानी लिटरेचर से जुड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को स्टार्ट करने से ठीक पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इस पोएम को ठीक से समझना चाहते हैं देन यू शुड नो कि इसकी बेसिक थीम क्या है। यहाँ पर कमला दास खुद अपने ही बचपन के बारे में बता रही है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये उनका नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जब आप अपनी पुरानी बीत चुकी बातों को याद करते हैं या अपने पास्ट इवेंट्स को याद करते हैं और आप थोड़ा सैड फील करने लगते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस पोएम के अंदर खुद कमला दास ने अपने आप को एक कैरेक्टर के तौर पर देखा है। एक कमला दास है, एक उनका भाई है और एक उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है, परदादी या परनानी हो सकती है। और ये जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उनकी कमला दास और उनके भाई से आपस में बातचीत होती है और उस बातचीत को उन्होंने इस पोएम में बताया है। बाद में बड़े हो जाने पर वो उन सब बातों को याद करते हुए ये पोएम लिखती है। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये उनका एक नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन है। और इस पोएम के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ के ऊपर किया गया है वो चीज़ है इनका एंसेस्ट्रल होम। एंसेस्ट्रल होम से मतलब है पुश्तैनी मकान, जहाँ पर आपकी पुश्ते रही है, जहाँ पर आपके पूर्वज भी रह चुके हैं और आज आप वहीं पे रहते हैं। तो उनका एक एंसेस्ट्रल होम है जो काफ़ी पुराना घर है। इस पोएम में तो उसको 300 साल पुराना घर बताया गया है। तो कमला दास अपने बचपन में अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ में जो भी बातें करती है, जो उनके एंसेस्ट्रल होम या उनके लीनिएज से, उनके वंश से जुड़ी है, वो सब उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो बेसिकली इस पोएम में जो पोएट हैं उनकी चाइल्डहुड मेमोरी, उनका हेरिटेज यानी वो धरोहर जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त की है, उनका एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है पोएट, जहां पर वो अपनी पुरानी बातों को याद करती है और करंट में थोड़ा सा गिल्ट महसूस करती है। वो सारी बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये जो पोएम है इसकी शुरुआती सीन उनके यूथ से लिए गए हैं, जब उनके बचपने से, जब वो अपने भाई के साथ रेत में बैठकर खेला करती थी, वहाँ से ये पोएम स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करते करते उनकी लाइफ के आगे आने वाले हिस्सों से जुड़ती चली जाती है। तो जैसे ही हम लोग ये पोएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने इस पोएम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या कहा जा रहा है। तो अब देखिए, ये जो पोएम है ये पोएम स्टार्ट होती है कुछ इस प्रकार के सीन से। ये लेडी कमला दास है जो पास्ट में कुछ रिफ्लेक्शन कर रही है, यानी अपनी कुछ पुरानी बातों को सोच रही है, इमेजिन कर रही है अपने दिमाग में। और वो किस चीज़ों के बारे में सोच रही है? अपने ही बचपन के बारे में। तो ये कमला दास का पुराना घर हुआ करता था। लेट्स से ये उनका पुराना घर है, उनका एंसेस्ट्रल होम है। यहाँ पर खुद कमला दास अपने भाई के साथ बैठी हैं, जहाँ पर ये लोग मिट्टी में कुछ खेल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। और एक ओल्ड लेडी है यहाँ पर जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है। इसी ग्रेट ग्रैंड मदर ने इनको बचपन में पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो खुद भी बूढ़ी होती जा रही हैं, तो ऐसे में वो उनके साथ में क्या बातें करती है वो इस पोएम का एसेंस बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। व्हेन वी वर चिल्ड्रन माय ब्रदर एंड आई
एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द साइंस ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो स्टार्टिंग सीन में ही कमला दास कहती हैं कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, और क्या किया करते थे हम लोग, ऑलवेज प्लेइंग ऑन द साइंस, हम मिट्टी पर बैठकर अक्सर खेला करते थे। और मिट्टी पर जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं, हम लोग बर्ड्स ड्रॉ करते थे, एनिमल्स को बनाया करते थे। तो यहाँ से पोएम की शुरुआत होती है। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को सिंपल इंग्लिश में भी लिखा है और यहाँ पर हिंदी पे भी लिखा है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर, वरना मैं आपको एक्सप्लेन तो वैसे भी कर ही रहा हूँ। तो ये सबसे पहला सीन है जहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन्स आती है, आवर ग्रेट ग्रैंड मदर सैड वन डे, एक दिन उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उन्हें कुछ बात बताती है। अब ये सीन कुछ इस प्रकार का है, वो अपने घर के अंदर खड़े हैं और उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है इन दोनों बच्चों को घर के बारे में कुछ बताने लगी हैं। वो कहती हैं, यू सी दिस हाउस ऑफ अवर्स नाउ 300 ईयर्स ओल्ड। उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है, तुम देखो हमारा ये जो घर है अब 300 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, यानी 300 साल पुराना घर है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स, और अब ये घर इतना पुराना हो चुका है कि इसके टुकड़े हो रहे हैं, ये टूट रहा है। बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से, मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने की वजह से अब ये घर लिटिल बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जा रहा है। बिफोर आवर वेरी आइज, यानी हमारी ही आंखों के सामने हम इस घर को टुकड़ों में टूटते हुए देख रहे हैं, बिखरते हुए देख रहे हैं। द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड टोर्न, ये जो घर है, इस घर की दीवारें जैसा कि आपको इमेज में दिख रही होगी, कैसी दीवारें हैं इस घर की, क्रैक्ड, जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं। और टोन, टोन का मतलब जैसे होता है टीयर यानी कि फट जाना, यहाँ पे टोन का मतलब है दरारों की वजह से घर की दीवारें क्षत विक्षत हो जाना, खराब हो जाना। एंड मॉइस्चन्ड बाय द रेन्स, और घर की दीवारों पर बारिश की वजह से कंटिन्यू इतने सालों तक की बारिश के बाद में घर की जो दीवारें हैं वो मॉइस्चन्ड हो चुकी हैं, यानी उनमें नमी आ चुकी है। बेसिकली यहाँ पे सीलन से मतलब बताया गया है, यानी कि घर की दीवारें अब दरारें पड़ चुकी हैं, घर की जो टोर ने यानी कि उसकी जो परतें हैं वो निकल निकल के गिर रही हैं, और बारिशों ने इस घर की दीवारों को सीलन से भर दिया है। द टाइल्स हैव फॉलन हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ हर जगह पर टाइल्स यानी पत्थर के टुकड़े उखड़ चुके हैं, हैव फॉलन गिर चुके हैं। हो सकता है कि छत से कुछ परतें, कुछ टुकड़े, जमीन के कुछ टुकड़े इधर उधर फैल चुके हैं। द विंडोज वाइन एंड ग्रोन एंड एवरी नाइट द रैट्स कम आउट ऑफ द होल्स। अब क्या हो रहा है, द विंडोज वाइन एंड ग्रोन, वाइन का मतलब होता है रोते चिल्लाते हुए किसी चीज की कंप्लेन करना। जब आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, तो आप रोते हुए चिल्लाते हुए शिकायतें करते हो, उसे वाइन करना कहते हैं। और ग्रोन का मतलब होता है दर्द से कराहना, बहुत ज्यादा दर्द, सैडनेस एक्सप्रेस करना। तो ऐसा लगता है जैसे इस घर की जो खिड़कियां हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये खिड़कियां बहुत पुरानी हो चुकी है। लगता है जैसे खिड़कियां रोने लगी है, दर्द से कराहने लगी हैं, चिल्ला चिल्ला कर अपनी शिकायतें करने लगी है। और हर रात यहां से रैट्स बाहर आ जाते हैं। इस पुराना घर है, पुराने घर के अंदर चूहों ने अपने कई बिल बना लिए होंगे, तो हर रात इन बिल से चूहे बाहर आ जाते हैं। एंड स्कैम्पर पास्ट आवर डोर्स, स्कैम्पर का मतलब होता है यहां वहां तेजी से दौड़ना। जैसे कि चूहे होता है ना, वो धीमे धीमे नहीं चलते, वो तेजी से यहां वहां दौड़ते हैं, वैसे ही इस घर के दरवाजों के पार ये चूहे रात को निकल आते हैं और इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। तो ये कुछ सीन है जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर अपने इनको पोएट को और उसके भाई को, अपने बच्चों को ये बता रही हैं। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइंस पे चलते हैं। फिर ग्रेट ग्रैंड मदर बच्चों को घर में बने एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए कुछ बताती है। ये घर का मंदिर है, बेसिकली ये नाग देवता का मंदिर है, जैसा कि वहाँ के कल्चर में काफ़ी इनको पूजा जाता है, स्नेक गॉड्स कह सकते हैं हम लोग इनको। और यहाँ पर इनके लिए ये एक श्राइन है जो बनाई गई है। श्राइन से बेसिकली मतलब है घर की दीवार में ही है एक टेम्पल जो नाग देवता के लिए बनाया गया है। और अब दादी जो हैं इनकी परेशान होते हुए थोड़ा सा कहती हैं, द स्नेक श्राइन इज डार्क विद वीड्स। वो बच्चों को कहती हैं कि हमारे घर में जो स्नेक श्राइन है यानी नाग देवता के लिए, सर्प देवता के लिए जो हमने मंदिर बनाया है, अब वो डार्क हो चुका है विद वीड्स। वीड का मतलब होता है जंगली पौधे जिन्हें कोई उगाता नहीं है लेकिन बहुत समय तक
किसी भी जमीन को अगर छेड़ा ना जाए तो वो अपने आप वहाँ पर उग आते हैं। उन्हें वीड्स कहते हैं, सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं खरपतवार, जिसको हम लोग उखाड़ फेंकते हैं बिकॉज उनका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं होता फसल में। तो ऐसे ही पुराना मंदिर हो जाने की वजह से आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जंगली वीड्स है ना, ये इस प्रकार की ये उगाई है, क्योंकि उनका कोई साख संभाल करने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये वीड्स उगाई है वहां पर। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन हैव लाइकन ऑन देयर हुड्स। इतने समय से मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो स्नेक गॉड्स हैं, जो नाग देवता उनके मंदिर में हैं, उनके हुड्स पर लाइकेन उग आई है। लाइकेन का बेसिकली मतलब होता है काई। जैसे कभी कभी किसी चीज को नमी की वजह से किसी चीज पर हरे रंग के छोटे छोटे से पौधे नुमा कुछ आकृति उगाती है, जिसे हम लोग काई कहते हैं। जैसे अगर आप किसी पुरानी चीज को खाने की चीज को छोड़ दो, वो सड़ने लगे, तो सड़ने के बाद में उसके ऊपर ग्रे या ग्रीनिश कलर के कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स उगाते हैं, जिसे काई कहते हैं। ऐसे ही स्थिति यहाँ पर हो रखी है। इनका जो हुड है, हुड का मतलब ये इनका फन, जो उनका हेड होता है स्नेक का, उसके फन के ऊपर लाइकेन यानी कि काई तक जमने लगी है। और इट हर्ट्स मी एंड शी क्राइड वाइपिंग ए रेड एंड आई। और ये बोलते बोलते वो रोने लगती हैं। उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है ये बात बताते बताते रोने लगती हैं। और पोएट कहती है कि ये चीज़ मुझे बड़ा हर्ट करती है जब मैंने उन्हें रोते हुए देखा। वो अपनी आंखों को वाइप करने लगती हैं, यानी पोंछने लगती है। और उनकी आंखें कैसी है? रेडंड, रेड यानी लाल, रेडंड का मतलब लाल हो चुकी। रोने की वजह से या इमोशनल हो जाने की वजह से उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उनकी लाल सी आंखों को वो वाइप करने लगती हैं। फॉर आई लव दिस हाउस, इट हर्ट्स मी मच टू वॉच इट डाई। पोएट कहती है कि मैं भी इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये उनका पुश्तैनी मकान है, इसी घर में उनका बचपन पल रहा है। तो ऐसे में वो कहती है कि मुझे इस घर से बहुत प्यार है और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है। मुझे इस चीज़ से बड़ा दुख होता है कि आज मैं इस घर को वॉच इट डाई, अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रही हूँ। अब घर को मरते हुए देखने का मतलब है घर को पुराना होते हुए देखना, घर को बिखरते हुए देखना। तो पोएट कहती है कि जब मेरी दादी ने मुझे ये सारी बातें बताई, कैसे उनके घर के मंदिर में काई लग चुकी है, कैसे उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो ये बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइंस की ओर चलते हैं। फिर उसके बाद में जब पोएट अपनी दादी को थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करती है तो कुछ ऐसा सीन है। यहाँ पर ये जो पोएट है ये अपनी दादी को, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को बड़े प्यार से कहती है कि आप चिंता मत करो। When I grow old, I said, and very very rich, I shall rebuild the fallen walls. पोएट कहती है कि दादी आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और बहुत अमीर हो जाऊंगी तब मैं इस घर की टूटी दीवारों को फिर से बनाऊंगी। जैसे ये घर है, अभी घर पुराना है, लेकिन पोएट कहती है कि मैं यहाँ पर काम करवाऊंगी, कंस्ट्रक्शन करवाऊंगी और इस घर को नया जैसा बना दूंगी। ये घर आज ऐसा दिखता है लेकिन मैं इस घर को इतना सुंदर महल की तरह बना दूंगी। आई शेल रीबिल्ड द फॉलन वॉल्स, मैं टूटी दीवारों को फिर से बनाऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशिएंट हाउस, ये जो इतना पुराना घर है मैं इस पुराने घर को वापस बनाऊंगी। अब आप यहां पर देखिए, वो एक छोटी बच्ची है और जो पोएट है वो बड़ी मासूमियत से एक वादा करती है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से कि आप चिंता मत करो, आप रो मत, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस घर को दोबारा बनाऊंगी। अब वो नहीं जानती कि जीवन की हार्श रियलिटीज़ क्या होती है, कल को उसके पास में इतना पैसा होगा क्या कि वो इस घर को दोबारा कंस्ट्रक्ट करवा सके। वो ये सब नहीं बात जानती, लेकिन वो बड़ी ही मासूमियत से कहती है कि उसको अपने पर विश्वास है कि मैं तो बड़ी होने के बाद में अमीर हो ही जाऊंगी, मेरे पास में तो खूब पैसा होगा, तो मैं इस घर को फिर से बिल्ड करवाऊंगी, मैं इसकी पूरी मरम्मत कराऊंगी और इसको एक बहुत प्यारा सा घर बना दूंगी। ऐसी बातें वो अपनी दादी को प्रॉमिस करती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे ही दादी ने ये बात सुनी तो उनको बड़ी हंसी आई और उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है टच्ड माई चीक्स एंड स्माइल्ड, उन्होंने मेरे गालों को छुआ ऐसे प्यार से और स्माइल किया। शी वॉज रियली सिंपल। अब वो अपनी दादी के बारे में बताने लगती है कि कैसे मासूमियत से जब उसने उनसे कोई वादा किया तो फिर उसके बाद में वो कैसे खुश हो गई। जो पोएट है वो कहती है कि शी वॉज रियली सिंपल, वो बहुत साधारण सी औरत थी। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस,
अब यहाँ पर देखिए, वो जो पोएट है वो अपनी दादी के बारे में बताती है कि मेरी दादी ने पूरी उम्र केवल भगवान की पूजा की है। उसने किस चीज़ पर फीड किया है, उसने क्या कंज्यूम किया है, पूरी उम्र उसने सिर्फ गॉड को ही कंज्यूम किया है। वो भगवान के भरोसे चलती आई है। उसने किस पर फीड किया है, वो किसके भरोसे जीवित रही हैं, भगवान के ऊपर। शी फेड ऑन गॉड फॉर ईयर, सालों साल वो उन्हीं को पूछती रही। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस। अब वैसे तो फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोज, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अपनी दादी के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है पोएट कहती है कि मेरी दादी किस चीज से खुश होती है, केवल गॉड से। द ओनली डिश वॉज ऑलवेज गॉड। वो केवल एक ही चीज बनाना जानती थी, एक ही चीज करना जानती थी, और वो थे उनके गॉड। और उनका ये जो रूटीन है वो बड़ा ही मोनोटोनस था। मोनो का मतलब सिंगल, टोन का मतलब एक रस हो जाना। तो मोनोटोनस का वैसे मतलब होता है बोरिंग। जो चीज आपको बोर करने लगे उसे मोनोटोनस कहते हैं, जिसमें कोई वैरायटी ना हो। लेकिन यहां पर मोनोटोनस का मतलब है कि दादी का जो एक रूटीन था भगवान को पूजने का, वो रूटीन फिक्स था। उसे बस केवल भगवान का नाम लेना आता था, वो भगवान को ही जानती थी, और इसके अलावा उनके रूटीन में कोई रिचुअल्स थे ही नहीं। वो कोई और रीति रिवाज कुछ नहीं मानती थी। उसकी पूरी उम्र भगवान में ही निकल गई। एक ही डिश थी उनके पास में, एक ही चीज करना जानती थी, एक ही चीज बनाना जानती थी, और वो थे गॉड। और बाकी अपने दिन भर में जो कुछ भी करती है वो तो बस मियर कॉन्डिमेंट्स थे। मियर का मतलब मात्र, और यहां पर कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है वो चीजें जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस की होती है। जैसे खाने में कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है नमक मिर्च, सॉल्ट एंड पेपर, जो हम लोग खाने में डालते हैं। तो बेसिकली ये जो सॉल्ट एंड पेपर होता है ये खाना नहीं है, ये आपकी सब्जी नहीं है, ये करी नहीं है। आप इसके अंदर सिर्फ मिलाते हो फ्लेवर के लिए, है ना। तो जैसे किसी भी चीज को फ्लेवर देने के लिए उसमें ऊपर से कॉन्डिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, वो मेन इंग्रेडिएंट नहीं होता। उसी प्रकार दादी की लाइफ में मेन इंग्रेडिएंट तो गॉड है। उसके अलावा वो दिन भर अपने रूटीन में जो कुछ भी करती है वो सब चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो कॉन्डिमेंट्स की तरह है, वो तो बस एक्स्ट्रा में करी गई चीज़ें हैं। करना उनको सुबह से लेकर शाम तक बस अपने गॉड को याद ही है, वो उनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शी इज सिंपल एंड डीपली रिलीजियस। द पोएट सेज दैट गॉड वाज द सेंटर ऑफ हर लाइफ। यहाँ पे खाने की बात नहीं की गई, यहाँ पे बताया गया है कि गॉड उनकी लाइफ का सेंटर है, और हर चीज बाकी जो बचती है वो लिटिल इंपॉर्टेंस की है, वो मेयर कॉन्डिमेंट्स की तरह है। वो बाकी जो कुछ भी करती है, घर की सफाई करना, पूजा करना, बाहर जाना, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, और वो जिंदा सिर्फ किस लिए है, भगवान के लिए ही है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, अब ये जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उन बच्चों को अपनी कुछ पुरानी बातें बताने लगती है। शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट। यहाँ पे रोड यानी राइड। उसने हमें बताया कि कैसे वो हाथी की सवारी किया करती थी। वैन शी वॉज 10 और 11, जब केवल 10 या 11 साल की थी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, तो वो हाथी की सवारी करती थी। एवरी मंडे विदाउट फेल टू द शिवा श्राइन। वो हाथी की सवारी करके कहाँ जाती थी, हर सोमवार को विदाउट फेल। विदाउट फेल का मतलब बिना चूके, एक भी दिन नहीं चूकती थी। और हर मंडे को वो शिवा की श्राइन यानी भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी हाथी की सवारी करके। एंड बैक टू होम अगेन, और फिर वापस घर लौट के आ जाती थी। इसके अलावा दादी ने हमें बताया अपने जूल बॉक्स के बारे में, मतलब उनके पास में एक बॉक्स था जिसमें वो अपने गहने रखा करती थी, उसके बारे में हमें बताया। एंड द ब्रोकेड फ्रॉम द नॉर्थ, और उन्होंने हमें ब्रोकेड के बारे में बताया। ब्रोकेड एक प्रकार के क्लोथ मटेरियल को कहते हैं, एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर लगाया जाता है, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं जरी। कोई भी ऐसी साड़ी या ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर जरी का काम किया गया हो, जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर से उस कपड़े को सजाया गया हो, उसे ब्रोकेड कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि ये तो साउथ में रहता है ना, बिल्कुल ही केरला में, तो कैसे उन्होंने नॉर्थ के स्टेट्स से ब्रोकेड लाए थे, यानी उन्होंने कहीं नॉर्थ से ब्रोकेड के वस्त्र मंगवाए थे। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स, और उन्होंने हमें बताया कि उनके पास में कितने सारे परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, कितने सारे प्रकार के ऑयल्स हैं उनके पास में, और उनके पास में जो सैंडल है, सैंडल का मतलब चंदन, एंड द सैंडल फॉर हर ब्रेस्ट्स,
यहाँ पर मतलब है कि वो कैसे अपने शरीर पर चंदन का लेप करती थी। पहले के ज़माने में जो औरतें होती थी अक्सर खुशबू के लिए, स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए प्योर चंदन का लेप किया करती थी। तो ऐसे ही उसकी दादी कैसे चंदन का अपने शरीर पर लेप करती थी। एंड उन्होंने हमें यह भी बताया कि कैसे उनकी शादी एक प्रिंस के साथ में हुई थी, एक राजकुमार के साथ उनकी शादी हुई थी। मतलब शादी यहाँ पे राजकुमार से बेसिकली मतलब है कि उनके वो जैसा अपने ख्वाबों में इमेजिन करती थी एक वैसा ही राजकुमार, एक वैसे ही व्यक्ति से उनकी शादी हुई। हु लव्ड हर डीपली फॉर ए लवली शॉर्ट ईयर। और वो जो राजकुमार थे यानी इनके जो पति थे, उन्होंने इनको बहुत प्यार किया, बहुत गहराई से प्यार किया, लेकिन उनका प्यार सिर्फ एक शॉर्ट ईयर तक ही रहा। क्यों? एंड डाइड ऑफ फीवर इन हर आर्म्स, क्योंकि शादी के एक ही साल बाद में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। और इनका पति कैसे मरता है? फीवर की वजह से, उसको बुखार आ जाता है जिस वजह से इलाज नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पति ने इनकी बाहों में ही दम तोड़ा, इन हर आर्म्स, उसके हाथों में मरे वो। ये बात वो याद करते हुए अपने पति के बारे में बताती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपने बताई दिया परदादी अपने बचपन की कहानियां बताती है कि कैसे सोमवार को हाथी पर बैठकर शिव मंदिर जाती थी, अपने गहने, कीमती कपड़े, इत्र और अपने पति को भी याद करती है जिसकी कम उम्र में बुखार से मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट पोएम की ओर चलते हैं। फिर उसके बाद में दादी इनको अपनी एंसेस्ट्री के बारे में बताने लगती है और अपनी एंसेस्ट्री के बारे में बताते हुए कुछ बातें कहती है, अपने वंश के बारे में, अपने कुल के बारे में बताते हुए कहती है, शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड। अब इस बात को ध्यान से समझेगा। ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, मतलब कि हमारा जो खून है सबसे पुराना खून है। अब दादी बच्चों को कह रही है कि हमारा ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड है। ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड का मतलब है इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना खून हम में है। अब यहाँ पर पुराने खून से मतलब है वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि हमारा खानदान बहुत पुराना है, यानी हम बहुत पुराने वंश से बिलीव करते हैं। यहाँ पर दादी एक्चुअली कहना चाहती है कि वो बहुत खानदानी है। अब ब्लड कैसे ओल्ड हो सकता है? अब जब हम कह रहे हैं कि वी हैव द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे पुराना खून, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? खून कैसे पुराना हो सकता है? यहां पर दादी कहना चाहती है कि हम लोग खानदानी लोग हैं, यानी हम एक बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं और हमारे खानदान का पुश्तों से नाम रहा है, यानी कि वी हैव बीन वेरी फेमस सिंस एजेस, हम बहुत लंबे समय से प्रसिद्ध लोग रहे हैं। शायद वो अपने आप को रॉयल बताना चाहती, वो कहना चाहती हम लोग तो शाही परिवार है, हम खानदानी लोग हैं और बरसों से, न जाने कितनी पुश्तों से हमारे खानदान का बहुत नाम रहा है। इसीलिए वो कहती है वी हैव द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड। और वो अपने ब्लड को कहती है कि हमारा ब्लड थिन है, क्लियर है और फाइन है। थिन का मतलब पतला ब्लड है, एकदम क्लियर है, और एकदम फाइन यानी बेहतरीन है। यहां पर ब्लड को थिन कहने का मतलब है उसकी सुपीरियोरिटी बताना। वो कहना चाहती है कि हमारे खून में श्रेष्ठता है, हमारा खून बहुत खानदानी खून है। थिन कहकर वो अपने ब्लड की श्रेष्ठता को बताना चाहती है। जबकि देखिए वो कंपैरिजन करती है, वो कहती है कि एक हम हैं जो इतने खानदानी लोग हैं और वहीं दुनिया में और भी कई लोग हैं, जैसे कि कई लोग हैं जो पुअर है, गरीब है, और उनकी वेन्स यानी नसों में जो खून बहता है ना, वो खून, और जो न्यू रिच मैन है, मतलब जो हमारी तरह खानदानी रईस नहीं होंगे, जो अभी अभी नए अमीर लोग हुए हैं, उनका जो ब्लड होता है नसों में वो तो थिक होता है, ठीक, यानी वो मोटा होता है। और ग्रुवेल का बेसिकली मतलब है कीचड़ की तरह, गंदा होता है और मडी होता है। मडी एज ए डिच, यहाँ पर डिच का मतलब है नाला, जैसे किसी नाले में दलदल होता है, उस दलदल के समान उनका जो ब्लड होता है वो गंदा होता है। यानी यहाँ पर कुल मिला के जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो बच्चों के मन में ये बात डालना चाहती है कि हमारा खून श्रेष्ठता का प्रतीक है और दूसरे लोगों का खून है उसके कंपैरिजन में तो हम लोग कहीं खानदानी हैं। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश करी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फाइनली शी ले डाइंग। अब क्या होता है, जैसे जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर बूढ़ी हो रही है वैसे वैसे अब उनके मरने का समय नज़दीक आ रहा है। और मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है जहाँ पर वो मरणासन्न है, यानी मरने की स्थिति में है। शी ले डाइंग, वो मर रही है। कौन सा ईयर चल रहा है उनकी लाइफ का? 86 ईयर। 86 ईयर की होने पर अब वो जब मरने की कगार पर है, वो कैसी औरत है? ए विमेन वियरीड बाय कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता और वियरीड का मतलब होता है किसी चीज
को लेकर जब आप थक जाए, परेशान हो जाए, लंबे समय तक किसी चीज से जूझते हुए जब आप अंत में थके हुए महसूस करते हैं, तो पोएट कहती हैं कि मेरी दादी अब समझौतों से थक चुकी है, उन्होंने बहुत लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया है। हर लेग्स क्विल्टेड विद अर्थराइटिस, उनके पैर अब मुड़ चुके हैं। अर्थराइटिस का मतलब हड्डियों की एक बीमारी जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, टेढ़ी होने लगती हैं, मुड़ने लगती है, तो उसके पैरों को अब अर्थराइटिस हो चुका है। एंड विद ओनली ए हार्ड कफ, और अब उनके पास में क्या रह गया है? केवल हार्ड कफ, यानी ये एक जिद्दी सी खांसी जो उसको लगातार आती रहती, बस वही एक चीज है जो उनके पास में है। फॉर कंफर्ट आई लुक्ड डीप इनटू हर आइज, अब वो उनके पास में बैठी है, उनको मरते हुए देख रही है, और उनको कुछ आराम, उनको कुछ कंफर्ट दिलाने के लिए वो गहराई से उनकी आंखों में देखती है। हर पुअर ब्लेरी आइज, और वो देखती है उनकी आंखों में जो ब्लेरी का मतलब है धुंधलाई हुई, जो साफ नहीं है, जिसको क्लियरली नहीं दिखता हो, उन उसकी धुंधली सी आंखों में मैं उनके पास बैठकर देखती हूँ। एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस, और मैं प्रे करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने मन ही मन के अंदर कि वो अपने इस घर को लेकर और ज्यादा दुखी ना हो, वो ग्रीव ना करे। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, परेशानी, वो और ज्यादा दुखी ना हो अपने इस घर के बारे में मरते हुए सोच सोच कर। आई हैड लर्नड बाय देन मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट, हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच वॉज ए डिफिकल्ट फीट। अब पोएट बड़ी हो चुकी है ना, बचपन में उसने अपनी दादी से एक वादा किया था कि मैं एक दिन आपके इस घर को बड़ा बनाऊंगी, इस घर की मरम्मत करवाऊंगी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है। अपनी दादी को जब मरते हुए देखती हैं तो उसे ये एहसास होता है कि वो अब अमीर नहीं है। उसको ये एहसास हुआ, उसको ना मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट, उसको पता चल गया कि जीवन इतना मासूमियत से नहीं चलता। आप बचपन में सोचते हो कि मैं बड़ा होकर तो बहुत अमीर बनूंगा, लेकिन आप नहीं बनते अमीर। आपको जीवन की कठिनाइयों के बारे में पता चलता है, कई जगह आपको हारना पड़ता है। पोएट कहती है मैं अपनी डिफीट के लेसन्स को अब सीख चुकी हूं, मैं ये जान चुकी हूं कि अमीर बजाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बचपन में सबको लगता है ना, हम सबको लगता है कि हम तो बड़े होकर बहुत अमीर बनेंगे, लोगों का पता नहीं, हम तो बड़े अमीर बनेंगे, लेकिन बड़े होने पर हमें मालूम चलता है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, और अमीर बनना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। यानी कि वो अपनी दादी से किया गया वादा नहीं निभा पाई, और अब उसे इस बात का दुख हो रहा है। अब नेक्स्ट इमेज उसके आगे की कहानी को बताती है। द हाउस वॉज क्राउचिंग, देखिए यहां पर बताया गया उसकी दादी की फाइनली डेथ हो जाती है, अब वो मर चुकी हैं, उनका अंतिम संस्कार चल रहा है, और घर अपनी जगह आज भी वैसे ही खड़ा है। तो ये जो पोएट है यहाँ दुखी होकर बैठी है और देखती है उस घर की ओर, जैसे ये उस घर की ओर देख रही है, और उस घर को देखते हुए कहती है द हाउस वॉज क्राउचिंग। क्राउच का मतलब होता है जब आप अपने पैरों को, अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठते हो, तो ऐसा लगता है जैसे भी ये घर है ना अब जमीन पर बैठने लगा है। अब ये अपनी हिम्मत खो रहा है, सीधे खड़े रहने के बजाय अब जैसे इंसान घुटने मोड़कर जमीन पर बैठता है ना, वैसे ही ये बैठने लगा है। ऑन इट्स एल्बोज, ऐसा लगता है जैसे अपने एल्बोज के दम पर आ चुका है ये घर, यानी जमीन पे धंसने को है। इट लुक दैट नाइट इन द पैलिड मून सो ग्रोटेस्क एंड अलाइव। पोएट कहती है उस रात जब मैंने अपने उस घर के ऊपर देखा, मैंने उस घर को देखा, तो उस रात को ये घर कैसे दिख रहा था। अब देखिए पैलिड मून, पैलिड का मतलब होता है पेल, यानी मुरझाया हुआ या सुस्त सा या रंग उड़ा हुआ सा मून, मतलब कि चांद की हल्की सी रोशनी के अंदर मैंने अपने घर को देखा, और वो कैसा लग रहा था। सो ग्रोटेस्क एंड अलाइव, ग्रोटेस्क का मतलब भद्दा या बेहुदा, क्योंकि घर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। चांद की उस रोशनी में उसको वो बिल्कुल बेहुदा सा, भद्दा सा और अलाइव सा महसूस हो रहा था कि अभी जिंदा है, लेकिन काफी पुराना सा, भद्दा सा लगने लगा है। When they burnt my great grandmother over logs of the mango tree, अब उसकी दादी तो मर चुकी है, और जब लोगों ने उसकी दादी का अंतिम संस्कार किया, उसके शरीर को जलाया, किस पर? लॉग्स ऑफ द मैंगो ट्री, यानी आम के पेड़ की लकड़ियां। लॉग्स का मतलब लकड़ी के गट्ठे, उन लकड़ियों के ऊपर, आम की पेड़ की लकड़ियों पर जब उनको रखकर जलाया गया, तो फिर मैंने एक बार उस घर की ओर देखा। आई लुक्ड वंस एट द हाउस एंड देन अगेन एंड अगेन, वो रह रहकर बार बार अपने घर की ओर देखती है। रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, अगेन एंड अगेन। उसने अपने घर को देखा, फिर एक बार देखा, और उस घर को देखकर उसके मन में कई सारे जज्बात उठने लगे।
फॉर आई थॉट आई सो द विंडोज क्लोज लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आईज। और जब मैं उस बार बार घर को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि घर की खिड़कियां बंद हो रही है अपने आप। जैसे उसकी दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसी प्रकार अब घर की खिड़कियां भी बंद हो रही है। यहां पर तुलना की गई है अपनी दादी की आंखों की विंडो से। जैसे उसने आंखें बंद कर ली, ऐसा लगता है जैसे घर की खिड़कियां भी अब बंद होने लगी हैं। आई थॉट आई हर्ड द पिलर्स ग्रोन। पोएट को एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे घर के जो पिलर्स हैं वो खुद भी ग्रोन कर रहे हैं। ग्रोन का मतलब दर्द से कराह रहे हैं, वो अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। एंड द डार्क रूम्स हीव ए हाई। हीव ए साई का मतलब होता है आहें भरना। जब आप परेशान हो, दुखी हो और अंदर से आहें भरते हो तो उसको हीव ए साई कहा जाता है। और ऐसा लग रहा था जैसे घर के जो कमरे हैं, अंधकारमय कमरे हैं, डार्क रूम्स हैं, वो भी आहें भरने लगे हैं। खंभों से ऐसा लगता है जैसे कि दर्द की आवाज़ें आ रही है, खिड़कियां अपने आप बंद हो रही है। यानी कुल मिला के पोएट कहना चाहता है कि वो जो उसकी एक दुनिया थी, जो उसकी दादी के अराउंड बुनी गई थी, अब वो दुनिया खत्म होने पर है। दादी चली गई और दादी के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे कि घर भी अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब उसके पास में दादी तो है नहीं, ये रही पोएट। वो वहां बैठकर देखती है कि अब मेरे साथ यहां रहने वाला कोई नहीं है, तो वो उस घर को छोड़कर चली जाती है। आई सेट फोर्थ अगेन। मैं निकल गई अपनी जिंदगी से, फॉर अदर टाउन्स, दूसरी जगहों पे रहने के लिए। अपनी इस जिंदगी, अपने इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए ये निकल जाती है। लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन एंड द साइंस। मैं उस घर को, उस घर के मंदिर को, वहां की मिट्टी को, एंड द फ्लोवरिंग श्रब्स, और वहां पे फूलों से भरी जो श्रब्स हैं, झाड़ियां हैं, छोटे पौधे हैं, उन सब को छोड़कर, और उस अरेबियन सी के रैबिड माउथ को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यहाँ पे रैबिड का बेसिकली मतलब वो वायलेंट का मतलब ये जो अरेबियन सी है, क्योंकि इनका घर तो कोस्टल था ना, इनका घर समंदर के किनारे था, तो इनके घर से समंदर थोड़ी दूरी पे होता था। तो अक्सर अरेबियन सी की लहरें बड़ी तेजी से, बड़ी जोर जोर से आवाजें करती थी। तो उन सब अरेबियन सी के मुहाने पर जो इनका घर था, उस घर को छोड़कर, उन पौधों को छोड़कर, उस सैंड को छोड़कर, उस घर के मंदिर को छोड़कर ये हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। शी लेफ्ट। वो अपने एंसेस्ट्रल होम को छोड़ जाती है और दूसरे टाउन्स में रहने के लिए चली जाती है, एक नई जिंदगी की तलाश में। वो घर पीछे रह गया, वो मंदिर भी अब पीछे रह गया। फिर इसके बाद में अब वो जब भी जहां जाती है, वो चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन उसके जहन से वो अपना पुराना घर, उसकी यादें नहीं जाती। वो कहती है कि मैं अक्सर अपनी यादों में उसे याद करती हूँ। देखिए, ये बैठकर अपना कुछ काम कर रही होंगी, लेकिन उसकी यादों में आज भी वो पुराना वाला घर है, वो वही बातें सोचती रहती है। और वो कहती है, आई नो, मैं जानती हूँ कि आज भी वहां पर रैट्स आर रनिंग नाउ, अब वहां पर चूहे इधर उधर दौड़ रहे होंगे। अक्रॉस द डार्कन्ड हॉल्स, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं, कोई रोशनी नहीं होगी, उन अंधेरे भरे कमरों में आज भी चूहे दौड़ते होंगे। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट फियर द डेड। अब चूहों को थोड़ी पता है कि घर में रहने वाली दादी तो मर चुकी है, उनको किसी से डर नहीं है, वो आज भी बेखौफ होकर अंधेरों में भी यहां वहां दौड़ते रहते होंगे। आई नो द व्हाइट एंड्स हैव रीच्ड माई होम। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि अब तक तो घर पे व्हाइट एंट्स आ चुकी होंगी। व्हाइट एंट यानी सफेद चींटी, ये बेसिकली टर्माइट्स को कहा जाता है। टर्माइट का मतलब दीमक, जो लकड़ी पर लगती है तो पूरी लकड़ी को खा जाती है ना, उस दीमक को व्हाइट एंट्स कहा गया है। तो पोएट कहती है, मैं जानती हूं कि अब तक तो घर की दीवारों पर दीमक लग चुकी होगी। एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल, और वो दीमक उठते उठते घर की पूरी दीवारों पर छा चुकी होगी। स्ट्रेंज टोटेम्स ऑफ बरियल, और उन दीमक ने तो न जाने कितने प्रकार के सिंबल्स बना दिए होंगे। देखो होता क्या है, दीमक जब किसी लकड़ी या किसी दीवार पर लगती है तो धीरे धीरे फैलती जाती है और अजीब अजीब सी आकृतियां बना लेती है। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बनती, लेकिन दीमक जब किसी लकड़ी को लगती है ना, तो एक अजीब सी आकृतियां, अजीब से रूप बनने लगते हैं, क्योंकि दीमक खोखला कर चुकी होती है उसको। तो उसको बोला गया टोटेम्स ऑफ बरियल, है ना। ऐसा लगता है, टोटेम्स का मतलब होता है कोई रिलीजियस सिंबल, और बरियल का मतलब होता है किसी की कब्र। ऐसा लगता है जैसे कब्र के ऊपर किसी ने कोई मकबरा बना दिया है ना, वैसी अजीब अजीब सी आकृतियां वो दीमक अब दीवारों पर बनाने लग चुकी होंगी। एट नाइट इन स्टिलनेस, रात को अब भी उस स्टिलनेस में, फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, मैं जहां पर भी रहूं, जिस नगर में रहूं, जिस शहर में रहूं, वहां आज भी रात को मुझे सुनाई देती है
द रैटल ऑफ इट्स डेथ, द नॉइज ऑफ रेफ्टर्स क्रिकिंग। आज भी उसको ना पुराने घर की आवाजें सुनाई देती है। रैटल का मतलब एक ही आवाज बार बार रिपीटेटिव आते रहना। आज भी उस घर के टूटने की, बिखरने की आवाजें मुझे आती है। आज भी रेफ्टर्स की क्रीकिंग, रेफ्टर का मतलब होता है छत को सपोर्ट देने के लिए हम जो बीम लगाते हैं उन्हें रेफ्टर्स कहते हैं। तो आज भी उस घर की जो सपोर्ट था, उसकी जो बीम्स थी, उनके क्रीक की, उनकी दरारें पड़ने की, उनमें क्रैक्स आने की आवाजें मुझे सुनाई देती है। आज भी मुझे उस घर की खिड़कियां वाइन करते हुए, रोते कराहते हुए नजर आती हैं। तो वो चाहे जहां पर भी रहे, वो उस घर में नहीं है, लेकिन वो घर आज भी उसके अंदर है और वो घर की यादें उसको आज भी परेशान करती है। और एक दिन वो अपनी दादी को याद करते हुए कहती है, देखिए वो सोच रही है अगेन, उसको वही अपना पुराना घर दिख रहा है, अपनी मरती हुई दादी दिख रही है और दादी की वो सारी यादें, वो दादी कैसे परफ्यूम्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में बताती थी, उनका ज्वेल बॉक्स, वो जिस हाथी की सवारी करती थी, वो सब बातें याद करते हुए कहती है, आई हैव लेट यू डाउन। मैंने, लेट यू डाउन का मतलब मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, मैंने आपके साथ में धोखा किया, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने बचपन में आपको वादा किया था कि मैं इस घर को दोबारा बिल्ड करूंगी, लेकिन मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया है। ओल्ड हाउस आई सीक फॉरगिवनेस, वो अपने पुराने घर से माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफी चाहिए। ओ मदर्स मदर्स मदर, क्योंकि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर है ना, यानी उनकी मदर की मदर की मदर, यानी कि बेसिकली उनकी माँ की माँ की माँ, यानी कि वो उनकी नानी की भी माँ हुई। तो वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को कहती है कि मुझे माफ कर दो। आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक ए पिप फ्रॉम ए फ्रूट, मैंने आपकी आत्मा छीन ली, क्योंकि उनके घर में उसकी दादी की आत्मा बसती थी। उनका पूरा जीवन, उनके भगवान, उनका कॉन्शियस, सब कुछ उसी घर में था। जैसे हम लोग एक फ्रूट से एक पिप यानी कि एक बीज कैसे निकाल कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार मैंने आपकी आत्मा को प्लग कर लिया है, क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया मतलब मैंने आपको भी छोड़ दिया, आपकी आत्मा को भी छोड़ दिया। एंड हैव फ्लंग इनटू योर पायर, पायर का मतलब ऐसे, ये जो किसी का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी चिता होती है, उसे पैर कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने आपकी आत्मा को उस घर से छीनकर इस चिता में आपके साथ ही जला दिया। यानी आप क्या मरी, उसके साथ साथ घर भी मर गया, आपकी यादें, आपके साथ में किया गया वादा, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। अब आप चाहे मुझे कॉलस कहो, कॉलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, जिसको कठोर हृदय, जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे चाहे कठोर हृदय की कहो या मुझे सेल्फिश यानी कि स्वार्थी कहो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड। लेकिन वो अंत में दादी को कहती है, दादी मैंने आपसे जो वादा किया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आप मेरे ब्लड को ब्लेम मत करना। मैं आज भी आपके खानदान की हूं, आज भी मेरी नसों में वही खून है जो मुझे आपसे मिला है। मेरे ब्लड को ब्लेम मत करना, भले ही मैं अपना वादा पूरा ना कर पाई। मेरा ब्लड आज भी थिन है, क्लियर है और फाइन है। आज भी मैं आपकी तरह एक खानदानी हूं। मैं एक खानदानी लड़की हूं जिसको ब्लड आपके इस महान खानदान से मिला है। आप मेरे ब्लड को ब्लेम मत करना कि मैं आपकी महत्वाकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। मेरा ब्लड आज भी द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड है, दैट रिमेंबर्स एज इट फ्लोज। और आज भी मुझे याद है, आज भी मेरी नसों में जब खून बहता है तो मुझे याद है कि कैसे वो आपने जो मुझे जेम्स, जेम्स का मतलब होता है रत्न या गहने, है ना, आपने जो मुझे रत्न दिए, जो गहने आपने मुझे बताए, वो गोल्ड, वो परफ्यूम, वो ऑयल, और वो जो आपका स्टेटली एलिफेंट राइड था, एक वो शाही सवारी थी जो आपकी हाथी की, वो मुझे आज भी याद है। मैं नहीं भूली हूं, आज भी मेरा खून वही है। आज भी मैं आप ही की तरह ओल्डेस्ट ब्लड ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करने पर गर्व महसूस करती हूं। हाँ, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अब क्यों? क्योंकि बचपन में वो वादा जो था वो मैं बड़ी नाइव थी, बड़ी भोली थी जब मैंने आपसे ये वादा किया। लेकिन आज मैं इस दुनिया की सच्चाई को देखती हूं तो मुझे पता चला कि अमीर होना इतना आसान नहीं। और साथ ही साथ आपकी पुरानी यादों को मैं अब दोबारा नहीं वहां ले जाकर देख सकती, मैं उस पुराने घर में नहीं जा सकती। मैंने अपनी आगे की जिंदगी कहीं और बना ली है, लेकिन आज भी मैं हूं वही आपके खानदान की लड़की। ऐसा करते हुए वो अपनी बातों को पूरा करती है और ये उसका कुछ सीन है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं इसका बेसिक आइडिया क्या है। यहाँ पर जो विमेन है वो अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर करती है, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर, उनके एंसेस्ट्रल होम, उनके पुश्तैनी घर को। जब वो बड़ी होती है,
एज द हाउस ग्रोस ओल्ड, जब घर भी बूढ़ा होने लगता है, कोलैप्स होता है, तो ये एक सिंबल बन जाता है फेडिंग ट्रेडिशंस एंड फैमिली हेरिटेज का। देखो ये जो पोएम है ना, ये पोएम बेसिकली बताती है कि किस प्रकार फेडिंग ट्रेडिशन, यहाँ पे घर है ना, ये एक सिंबल है, एक निशानी है हमारी पुराने रीति रिवाजों की। जैसे घर को भी हम लोग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार हम लोग अक्सर अपने ट्रेडिशंस को भी छोड़ आते हैं पीछे। हमारे फैमिली हेरिटेज, हमारी पारिवारिक धरोहर, हमारी पुरानी यादें हम सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर ये जो मॉडर्न जनरेशन है, ये अपने एज ओल्ड ट्रेडिशंस को समय के साथ में भूलती चली जाती है। वो ट्रेडिशंस जिनको आपकी दादी ने इतना संभाल कर रखा था, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन ट्रेडिशंस को समर्पित कर दिया था, आज उन ट्रेडिशंस को आप कायम नहीं रख पाते। आप उन्हें छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसाने अपने नए लोगों के बीच चले जाते हो। तो ये जो फेडिंग ट्रेडिशंस है, ये जो एक फैमिली हेरिटेज है, इन सब को वो याद करती है कि कैसे हम लोग अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते, और अक्सर वो प्रॉमिस, वो वैल्यूज हमारे बस यादों में ही रह जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ओल्ड ट्रेडिशन वर्सेस न्यू ट्रेडिशन की थीम भी यहां हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर शॉर्ट में कि यहां पर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये समझना बहुत आसान है। सबसे पहला डिवाइस जो यहां पर यूज हुआ है वो है सिंबलिज्म। यहां पर सिंबलिज्म का मतलब है जब आप कुछ चीजों को एक सिंबल के तौर पर यूज करते हो। जैसे यहां पर ब्लड के बारे में कहा गया है, यहां पे ब्लड क्या है, यहां पे खून की बात नहीं की गई है, यहां पर ब्लड का मतलब है एंसेस्ट्री, उनका वंश, उनका फैमिली हेरिटेज, उनकी पहचान, उनके रीति रिवाज, उनका एक इमोशनल कनेक्शन जो जनरेशंस से चला आ रहा है, उस चीज को सिंबलाइज करता है ब्लड। तो यहां पे ब्लड का लिटरल मीनिंग ब्लड नहीं है, यहां पर ब्लड का मतलब है उनका अपने जनरेशंस से एक कनेक्शन, वो अपने खानदान को याद करती है उस ब्लड के जरिए। ऐसे ही हाउस, ये घर किस बात का सिंबल है, ये घर उनके कल्चरल रूट्स का सिंबल है, ये घर उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज का सिंबल है, उनके परिवार के संस्कारों का सिंबल है। स्नेक श्राइन किस चीज का है, स्नेक श्राइन बताकर वो अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस, अपने रिलीजियस फेथ की बात कर रही है, उनके धार्मिक जो एक विश्वास है उसकी बात कर रही है। और यहां पर एलिफेंट राइड क्यों बताई उसने, अगर दादी इतनी ही पैसे वाली थी, अमीर थी, तो आज यहां पर घर इतना खराब क्यों रखा है। यहां पर बेसिकली एलिफेंट राइड ना एक रॉयल हेरिटेज को बताता है, क्योंकि उस जमाने में जो रॉयल लोग होते थे, हाथी केवल उनके पास में होता था। तो ये उनके एक शाही धरोहर को बताने के लिए, उनकी वेल्थ और उनके फैमिली प्राइड को बताने के लिए एलिफेंट राइड बताई गई है। जानबूझकर पोएट कहती है कि मुझे एलिफेंट राइड के बारे में बता, यानी कि हमारे रॉयल कनेक्शंस के बारे में बताया। बाद में उनके पास में नहीं रहे होंगे इतने पैसे, तो आज वो जो एक खानदानी घर था, पुश्तैनी मकान था, वो अब टूटने लगा है। लेकिन एलिफेंट राइड उनके उस रिच पास्ट को बताती है। ऐसे ही यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप निर्जीव चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज देते हो, वो चीज जो जिंदा नहीं है उसको आप इंसान की तरह बताते हो, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहां पर बोला गया द हाउस वॉज क्राउचिंग ऑन इट्स एल्बोस। अब घर कोई इंसान थोड़ी है जो अपने घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ रहा है, लेकिन यहां पर घर की तुलना एक इंसान के साथ में की गई है, घर को एक ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे द विंडोज क्लोज लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज, उसने कहा ना खिड़कियां अपनी आंखें बंद करती है। खिड़कियों की कौन सी आंखें होती है, यहां पर खिड़कियों की तुलना ना ह्यूमन आइज से की गई है, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, एक निर्जीव वस्तु को इंसान की क्वालिटीज देना। ऐसे ही द पिलर्स ग्रोन, पिलर्स यानी घर के जो पिलर्स थे, खंबे थे, स्तंभ थे, वो भी दर्द से करा रहे हैं। अब दर्द से तो इंसान कराते हैं, पत्थरों को क्या दर्द होता है, लेकिन यहां पर पिलर्स को ह्यूमन एबिलिटी टू ग्रोन दी गई है, इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। या फिर द डार्क रूम्स हीव ए साय, अब वो जो डार्क रूम्स थे वो आहें भर रहे हैं जैसे कि इंसान भरते हैं। या फिर इट हर्ट्स मी टू वॉच इट डाई, वो कहती है कि इस घर को मरते हुए देखकर मुझे दर्द होता है। घर कैसे मर सकता है, उसने एक ना अपने घर को एक लिविंग क्रीचर की तरह ट्रीट करा है, जैसे इंसान मरता है उसने घर को भी मरने की उससे तुलना की है। तो जब आप निर्जीव वस्तुओं को सजीव क्वालिटीज देते हो, ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटीज देते हो, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन काफी यूज किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है
टू बी सिमिलर टू, जब आप किसी चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हो तो उसको सिमिली कहते हैं। एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर। वैसे मैं लिटरेरी डिवाइसेस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सबको समझाऊंगा, लेकिन यहां मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मेटाफर का मतलब जब आप एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हो, और सिमिली का मतलब भी यही होता है। लेकिन सिमिली में अक्सर हम लोग वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जैसे कि लाइक, किसी का किसी चीज की तरह होना, एज होना। जैसे है ना, जब भी आप किसी चीज में लाइक यूज करो, जैसे कि आप बोलो कि उसका चेहरा चांद की तरह था, लाइक मून, तो ये सिमिली है। और अगर आप कहते हो कि उसका चेहरा ही चांद था, तो ये मेटाफर है। तो जब किसी चीज को आप कोई ऑब्जेक्ट ही बना देते हो तो वो मेटाफर होता है। जैसे कि हम किसी इंसान के लिए कहते हैं कि वो इंसान तो पागल है, गधा है, तो आपने उसको बोला कि वो गधा है, तो वो मेटाफर है। लेकिन आपने बोला कि वो जानवर की तरह कर रहा है, लाइक एन एनिमल, तो वो सिमिली हो जाता है। तो यहां पर कई सारे सिमिली आपको मिलेंगे, लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आईज। देखिए यहां पर लाइक का यूज किया गया है, ये एक सिमिली है। लाइक ए पिप फ्रॉम ए फ्रूट, जैसे कि यहां पर है ना आत्मा की तुलना की गई है सीड रिमूवल फ्रॉम ए फ्रूट से। जैसे एक फ्रूट से आप एक सीड निकाल फेंकते हैं ना, उसकी तुलना इंसान की आत्मा से की गई है। तो आपने लाइक बोला ना, लाइक ए पिप, तो इसका मतलब ये सिमिली हो गया। ब्लड थिक एज ग्रूवल, यहां पर देखो एज का यूज हुआ है, ज्यादातर लाइक और एज का यूज होता है सिमिली के अंदर। तो यहां पर ब्लड को कंपेयर किया गया है थिक पोरिज से, मतलब जैसे कि पोरिज होता है ना दलिया खाने की कोई चीज कितनी गाढ़ी और कितनी अजीब, उसको यहां पर ब्लड से कंपेयर किया गया है। मडी एज ए डिच, एक नाले की तरह दलदल से भरी, तो यहां पर भी देखो एज का यूज किया गया है, ये एक सिमिली हो गया। ये तो सिमिली है जहां पर एक चीज को दूसरी चीज के सिमिलर बताया गया है, लेकिन इसमें मेटाफर भी है। मेटाफर के अंदर यहां पर लाइक और एज का यूज नहीं होगा, आप डायरेक्टली उसको बोल दोगे। जैसे ब्लड, यहां पर ब्लड है ना, ब्लड क्या है? ब्लड एक मेटाफर है जो उनके वंश को बताता है, जो उनकी इनहेरिटेंस को बताता है। द हाउस इज डाइंग, यहां पर हाउस को फैमिली ट्रेडिशन से बताया गया। जब हम कहते हैं ना कि घर मर रहा था, तो घर नहीं मर रहा था, यहां पर उनके फैमिली ट्रेडिशंस थे जो डिक्लाइन हो रहे थे। तो ये एक प्रकार का मेटाफर है, यहां पे घर उनकी फैमिली ट्रेडिशंस को बताया गया है। ऐसे ही ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, यहां पर ओल्डेस्ट ब्लड बताकर उन्होंने अपनी खानदान के बारे में बताया, एंशिएंट फैमिली लीनिएज को बताया गया है। यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा ब्लड ओल्डेस्ट ब्लड की तरह था, उन्होंने कहा कि हमारा ही ओल्डेस्ट ब्लड था। ये मेटाफर है जो उनके फैमिली लीनिएज को बताता है। ये बेसिकली पोएम, सिर्फ पोएम एक्सप्लेन करने के लिए थी, तो इसलिए मैं अभी इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले सकता। मैं एक सेपरेट वीडियो इनको समझाने के लिए बना दूंगा, फिलहाल आप इनको देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर इमेजरी का यूज किया गया है। इमेजरी का मतलब जब आप कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस ऐसे अपनी पोएम में डालते हो जिससे आप इमेजिन करने पर मजबूर हो जाए, कोई व्यूअर उस पोएम को पढ़ने वाला व्यक्ति इमेजिन करने लगे, वो अपने मन में दृश्य बनाने लगे, उसे इमेजरी कहते हैं। और दो प्रकार की इमेजरी होती है, एक होती है विजुअल इमेजरी, जहां पर आप पोएम को पढ़ते पढ़ते अपने मन में कुछ विजुअलाइज करने लगते हो, और एक होती है ऑडिटरी, जहां पर आप भी वो आवाजें सुनने लगते हो, आप इमेजिन करने लगते हो कि वो आवाज कैसी होगी, तो ये ऑडिटरी इमेजरी हो गया। अब इसमें बहुत सारी विजुअल इमेजरी है, जैसे क्रैक्ड वॉल्स, फॉलन टाइल्स, स्नेक, श्राइन, व्हाइट एंड्स। जब वो कहती है कि घर पे दीमक लग चुकी, तो आप मन में इमेजिन करते हो ना कि दीमक कैसी दिखती होगी, या एलिफेंट राइड्स, आप ये इमेजिन करते हो कि एलिफेंट राइड्स कैसी होती होंगी, आप एलिफेंट को इमेजिन करते हो, परफ्यूम्स को इमेजिन करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चीजें इमेजरी है। और कभी कभी ऑडिटरी इमेजरी भी है, आप ना कुछ आवाजें सुनने भी लगते हो, जैसे जब उसने बोला कि पिलर्स ग्रोन कर रहे हैं, विंडोज वाइन कर रहे हैं, रैफ्टर्स क्रीक कर रहे हैं, तो ये ना आवाजों से जुड़े आपको इमेजिनेशन देती है कि रैफ्टर में जब दरारें पड़ेंगी तो वो कैसे क्रैकिंग की आवाज देगा, पिलर्स जब रोएंगे, चिल्लाएंगे, दर्द से कराएंगे तो कैसी आवाजें आएगी। ये आपकी ऑडिटरी इमेजरी है। इसके अलावा यहां पर यूज किया गया है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब जब आप किसी चीज पर दबाव बनाने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए उसका बार बार प्रयोग करते हो, जैसे वेरी वेरी रिच। इसी प्रकार अगेन एंड अगेन, आई लुक्ड एट माई हाउस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो एम्फेसिस देने के लिए जब आप किसी वर्ड का रिपीटेडली यूज करते हो,
कॉल मी, वो कहती है ना कॉल मी कॉलस, कॉल मी सेल्फिश, या फिर द ओल्डेस्ट ब्लड, कई बार ये लाइन रिपीट की गई है, द ओल्डेस्ट ब्लड, द ओल्डेस्ट ब्लड। तो इसको रिपीटेशन कहते हैं, किसी भी चीज पर एम्फेसिस देने के लिए उसका बार बार प्रयोग करना। और लास्ट में हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है जब आप अतिशयोक्ति में बात करते हैं, जब आप जानबूझकर किसी बात को एग्जेजरेट करते हैं, डेलिबरेट एग्जेजरेशन, जानबूझकर उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जैसे द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली वो दादी का जो भी खानदान रहा होगा वो दुनिया का ओल्डेस्ट ब्लड तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो ये बात क्यों बोल रही है, ये एक एग्जेजरेशन, एक अतिशयोक्ति में कही गई बात है। वो बच्चों को विश्वास दिलाना चाहती है कि यू शुड हैव प्राइड, यू शुड टेक प्राइड इन योर ब्लड, तुम्हें अपने खानदान पर, अपने वंश पर गर्व होना चाहिए। इस बात को एग्जेजरेट करने के लिए वो अपने आप को ओल्डेस्ट ब्लड कह देती है, तो ये हाइपरबोल कहलाता है इस प्रकार। चलिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, लिटरेरी डिवाइस। फिर इस चैप्टर में से क्या क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। वाई? बिकॉज ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसको खुद से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जो इस चैप्टर में बनते हैं, जो अब तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनको देख लीजिएगा और फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दी, या आपको यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ब्लड क्या है, या फिर कमला दास कैसे अडल्ट रियलिटी और अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट करती है, तो ये आप खुद से देख सकते हैं। और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, ये भी यहाँ पर दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं, इन्हें खुद से भी पढ़ सकते हैं। और फिर फाइनली आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसके अंदर एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है वो है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रेट ग्रैंड मदर। यहाँ पर मेन कैरेक्टर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर ही है, तो उनका, क्योंकि वो पूरे टाइम पोएट अपने बारे में कम बात करती है, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में ज़्यादा बात करती है, तो हम उनका एक कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करेंगे, जिसका आंसर क्या होगा वो यहाँ बोर्ड पे लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। और फाइनली एक क्वेश्चन जो और बन सकता है कि कैसे इस पोएम में ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को बताया गया है। जो इनका बेस्ट आंसर पॉसिबल है, जो इजीएस्ट आंसर पॉसिबल है, वो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। यहीं पर ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ लिख के बता दीजिए, मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप कौन से टॉपिक्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपके लिए उन टॉपिक पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। थैंक यू सो मच।